नाउ लेट अस सी हियर द वेक्टर नोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास को वेक्टरली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्योंकि कोऑर्डिनेट फॉर्म में देखा हुआ है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो किस तरह से सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम इसको वेक्टर नोटेशन में देना चाहें तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसको हम आई कैप के साथ लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसको जेड जे कैप लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग का कंपोनेंट के कैप के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम पार्टिकल्स की किसी ith पार्टिकल की पोजीशन को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहें जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स आई वाई आई और जे आई जेड आई, तो उनके आगे हम क्या लगा दें, यूनिट वेक्टर्स लगा दें, तो उनका रिप्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर नोटेशन। और अगर हम सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स आई कैप वाई आई कैप और जेड आई कैप मान रहे हैं कैपिटल में, तो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला हो जाएगा वहाँ पर सिंपली हम वेक्टर लगा देंगे एंड वी गेट द सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर नोटेशन। अब रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो क्योंकि रिजिड बॉडी जो है वो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स रखती है, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स होते हैं और बहुत ही क्लोज पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर जो आपको इक्वेशंस दी गई है समेशन के फॉर्म में, वो समेशन का जो फॉर्म है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो बहुत ही स्मॉल है, तो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम इस जो आपका समेशन साइन लगा हुआ है इसको हम डेल्टा के फॉर्म में दिखाते हुए, या अगर नंबर ऑफ साइंस हैं तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखा रहे हैं कि डेल्टा एम स्मॉल है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रल साइन। तो इंटीग्रल साइन में जब हमने रिप्रेजेंट किया तो रिजिड बॉडी के लिए जो हमारा फॉर्मूला बना है सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का, वो क्या बन जाएगा, एक्स सी एम इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल एम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल मास डी एम के रिस्पेक्ट में। इसी तरह आप y के लिए भी निकाल लोगे और इसी तरह आप z के लिए भी निकाल लोगे। लेकिन ये किसके लिए इम्प्लीमेंट है, ये केवल और केवल रिजिड बॉडी के केस के लिए ये फॉर्मूला बनेगा जहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर हम पार्टिकल्स को काउंट ही नहीं कर सकते, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो किसी एक का लेते हुए फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है कि ये पार्टिकल इतनी दूरी पर है, ये पार्टिकल इतनी दूरी पर है, तो फिर हम इंटीग्रेशन यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम सीधे सीधे जो आपको फॉर्मूला बताया गया है प्रोडक्ट ऑफ मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हुए उनका सम करते हुए फिर हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को लोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास की इक्विवेलेंट पोजीशंस जो आई है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशन, दैट इज़ द RCM which is equal to 1 by m integration of r dm. Now let us see the center of mass of a thin rod. Thin rod का center of mass क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम थिन रॉड के सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये जो थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास है किस तरह से कैलकुलेट करना है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ एक बार देखनी ज़रूर चाहिए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी। जैसे ये जो थिन रॉड है ये यूनिफॉर्मली इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमने स्मॉल सेक्शन इसका कंसिडर किया है डीएम वो एक्स डिस्टेंस पर दिया हुआ है। इसी तरह ओरिजिन के दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, जो दूसरी तरफ का पार्टिकल है वो भी माइनस एक्स डिस्टेंस पर छोटा सा मास का सेक्शन लेके डीएम को हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी आपने यहाँ पे अभी स्टडी किया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितना मास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है उतना ही मास नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट लेकर सम करेंगे तो क्योंकि वेक्टर के फॉर्म में अगर हम ले रहे हैं तो हमें माइनस साइन को भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उस केस में जो हमें रिजल्ट मिलेगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वो 0 0 मिलेगा, दैट मीन्स इसके ओरिजिन पर मिलेगा। ये जो हमने ओ से मार्क किया हुआ है, और ओ हमने कहाँ मार्क किया हुआ है, ओ हमने एकदम बीचों बीच मार्क किया हुआ है। इसका मतलब कि जो हमारी होमोजीनियस बॉडीज़ होती हैं, यूनिफॉर्म शेप की बॉडीज़ होती हैं,
उनका जो सेंटर मास होता है, सेंटर ऑफ मास, वो हमेशा जो भी बॉडी है जिस उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उस सेंटर पर ही लाई करेगा। तो इसी तरह अगर हम रिंग, डिस्क और स्फीयर की अगर हम बात करें, और ये क्योंकि यूनिफॉर्म शेप रखे हुए हैं, और अगर ये यूनिफॉर्म शेप रखे हुए हैं तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इन बॉडीज़ का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ठीक बीचों बीच वहीं पर ये लाई करेगा। दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास पोजीशन इन डिफरेंट केसेस। तो अगर हम बात करें रिंग की, तो रिंग में आपने देखा कि रिंग में तो केवल मास आउटर एज में होता है, बीच में तो खाली जगह होती है, लेकिन उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो तो बीच होता है, सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सेंटर ऑफ द सर्किल का मतलब ये हुआ कि अगर हम रिंग की बात करें जहाँ पर आउटसाइड तो मास है लेकिन बीच में हॉलो स्पेस है, फिर भी वहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो एक यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि जो सेंटर ऑफ मास है ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर बॉडी का मास एग्जिस्ट करे वहीं पर हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। जहाँ पर कोई भी मास नहीं है वहाँ पर भी हो सकता है, जहाँ पर मास लाई कर रहा है वहाँ पर भी हो सकता है। इसीलिए हम सेंटर ऑफ मास को क्या कहते हैं, इमेजिनरी, एक ऐसा पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट जहाँ पर the whole mass of the body is supposed to be considered, not actually happen there, but it is supposed to be considered। कि मान लीजिए कि वहाँ पर जिसको हम सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं वहाँ पर पूरा मास यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट ना होकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाए, तो जो रिज़ल्ट आपको यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होने से मिल रहे हैं बिल्कुल वही सेम रिजल्ट सारे फिनोमिनास के लिए मिलेंगे जब हम वो सारा मास उठा के उस सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर रख दें, तो दोनों के रिजल्ट्स सेम मिलेंगे। इस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास पॉइंट। अगर हम मोशन की बात करें, व्हाट इज़ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मोशन क्या है, अगर भाई बॉडी है तो अगर वो मोशन में है तो इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के पास कोई ना कोई वेलोसिटी भी होगी। तो किस तरह से करेंगे, सेंटर ऑफ मास आपको पता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात कर रहे हैं, तो हमें सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता है। व्हाट इज़ इट, इट इज़ R इज इक्वल टू सिग्मा MI/RI अपॉन कैपिटल M, या हम यहाँ से MR निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करने पर dr/dt टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और dr/dt क्या है, वेलोसिटी। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स यू वेलोसिटी। तो ये यहाँ पर वेलोसिटी का फॉर्म आ गया। जैसे ही वेलोसिटी का फॉर्म आएगा तो आपको जो इक्वेशन दिखाई देगी वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ m और v, दैट मीन्स मोमेंटम के फॉर्म में ये इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, हम वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे ही हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा dv/dt के टर्म्स मिल जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये जो हमें एक्सेलरेशन के टर्म मिल गए हैं ये बेसिकली क्या दे रहे हैं, हमको फोर्सेस दे रहे हैं ma। तो ये हमको कुछ इस तरह से ma इज इक्वल टू डिफरेंट फॉर्म्स दिखेंगे फोर्स के साथ। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ द फोर्स F1 ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, इट इज़ नॉट अ सिंगल फोर्स बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द फर्स्ट पार्टिकल। एक ही फोर्स, जब हमने बॉडी पर फोर्स लगाए तो पार्टिकल को पकड़ पकड़ कर तो फोर्स नहीं लगा रहे, तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये वेक्टर सम लग रहा है। एमंग दीज फोर्सेस ऑन ईच पार्टिकल there will be an external force exerted by bodies outside the system and also internal forces exerted by the particles on one another। बाहर का फोर्स भी है और अंदर का फोर्स भी है। अब क्योंकि अंदर के पार्टिकल्स में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हम ये कहेंगे कि जो द सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, और इस वजह से अंदर वाला फोर्स, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटरनल फोर्स मोशन के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो देयर इज़ नो कंट्रीब्यूशन इन फॉर द मोशन ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस। तो केवल एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल टू गिव द मोशन ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी, अगर हम एम ए को एफ एक्सटर्नल मान लें तो जो एफ एक्सटर्नल होगा
वो आपका द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगे बॉडी पर लगने वाले। तो किसी भी बॉडी का जो मोशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें इंटरनल फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि तभी हम बात करेंगे कि इंटरनल वाला फोर्स काम कर रहा है या नहीं। तो रिजिड बॉडी के केस में तो इंटरनल फोर्स ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि हम लोग रिजिड बॉडी उसको कहते हैं जिसमें हम ये मानते हैं कि उनमें इंटरली कोई फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से उनकी पोजीशन चेंज हो। इसलिए रिजिड बॉडी के केस में इंटरनल फोर्सेस का कोई भी इन्फ्लुएंस वहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। जितना भी जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेगा या डिपेंड करेगा। द सिस्टम में बी अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन विच देयर आर मैनी all kind of internal motions, or it may be a rigid body which has either pure translational motion or a combination of translational and rotational motion. Whatever is the system and the motion of its individual particles, the center of mass moves according to the above equation only. वो केवल एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रही है, इंटरनल के इन्फ्लुएंस में मूव नहीं करेगी। इवन इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग एक्सटेंडेड बॉडी एज अ सिंगल पार्टिकल एज वी हैव डन इन द अर्लियर चैप्टर्स, वी कैन नाउ ट्रीट देम एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते थे ना कि एक बॉल है तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसको थ्रो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज मेड अप ऑफ लार्ज पार्टिकल्स। तो जब ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। We can obtain the translational component of the motion, that is the motion of the center of mass of the system, by taking the mass of the whole system to be concreted at the center of mass and all the external forces on the system to be acting at the center of mass। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करें कि जो सेंटर ऑफ मास पार्टिकल होता है वो इंटरनल से कैसे इंडिपेंडेंट होता है, लेट अस सी हियर। यहाँ पर अगर हम एक बात करें फायर क्रैकिंग की बात करें तो किस तरह से यहाँ पे फायर क्रैकिंग हो रही है। अगेन लेट अस सी इट, किस तरह से आपने देखा कि बॉडी पार्टिकल्स चल के गए, सेंटर ऑफ मास तो उसी पाथ से चल रहा, प्रोजेक्टाइल पाथ से सारे। तो जो आफ्टर क्रैकिंग जब आफ्टर क्रैकिंग क्या दिया, कुछ पार्टिकल्स इसके लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कुछ इसके राइट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सो दैट the center of mass, the influence on the center of mass remains unchanged. A projectile following the usual parabolic trajectory explodes into fragments midway in air. बीच में ही टूट गया ये। The forces leading to the explosion are internal forces. They contribute nothing to the motion of the center of mass. Center of mass जिस तरह के प्रोजेक्टाइल पाथ पे चल रहा था वो उसी में चला। जो पार्टिकल्स ब्लॉक मतलब जो यहाँ पे आपको एक्सप्लोजन दिखा वो एक्सप्लोजन इंटरनल फोर्स के कारण एक्सप्लोजन था, जिसकी वजह से पार्टिकल्स दूर दूर चले गए, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे कोई चेंजेस नहीं हुए। इट मीन्स सेंटर ऑफ मास पर, उसके मोशन पर इंटरनल फोर्सेस का कोई भी रोल नहीं होता है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का जो मोशन था वो केवल और केवल ग्रेविटी के थ्रू गवर्न हुआ है, और ग्रेविटी के थ्रू ही उसका मोशन एक जगह से दूसरी जगह आपको दिखाई दिया है। जो आपका एक्सप्लोजन के पहले उसका मोशन था उसी तरह का एक्सप्लोजन के बाद भी मोशन बना रहा। ग्रेविटी के कारण इंटरनल फोर्सेस ने उसके मोशन को चेंज नहीं किया। द सेंटर ऑफ मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूज therefore along the same parabolic trajectory as it would have followed if there were no explosion। यानी कि चाहे एक्सप्लोजन होता और चाहे ना होता, ये आपका ऐसे ही पाथ फॉलो करता सेंटर ऑफ मास जैसा इसने एक्सप्लोजन के बाद किया है या जैसा ये एक्सप्लोजन के पहले कर रहा था। Now let us see the linear momentum of a system of particles। तो जो अभी आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किए थे जिसमें आपने डिफ्रेंशिएट वगैरह करके लिखा था, तो आपको मोमेंटम पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। और सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स और मोमेंटम में रिलेशन क्या है, दैट इज F इज इक्वल टू dp बाई dt।
तो अभी आपने जो इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट की थी, जिसमें आपने लिखा था कैपिटल एम वी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, बेसिकली दोज आर नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो हम यहाँ पर मोमेंटम के बारे में बात कर सकते हैं। दीज आर द मोमेंटम इक्वेशन। द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यानी कि यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर इक्वेशन देख रहे हो, अगर आपको सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकालने के लिए अब सारे पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम निकाल कर उनका सम कर दो तो आपको सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है बेसिकली ये आपकी एक मोमेंटम जो है आपकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम यहाँ से इसको देखें डिफ्रेंशिएट करने के बाद, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt इज इक्वल टू m dv बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt? दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं dp बाई dt इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एक्सटेंडेड टू अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी तक हम इसको एक पार्टिकल के लिए देख रहे थे, अब हम इसको एक सिस्टम के लिए देख रहे हैं जहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनके फोर्सेस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। इफ द सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, दैट dp by dt is equal to 0, or you will say the momentum of a body is constant. This is the law of conservation of linear momentum. ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट।